हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरेनस क्लासेस 4.0। साथियों, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। साथ ही हम इसके फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, सभी इंग्लिश क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और साथ ही साथ हम इसके इंग्लिश समरी को भी देखेंगे। तो आइए बिना लेट किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब होता है कि अभी पत्तियाँ तेजी से गिर रही हैं। यहाँ जो है इस कविता का संबंध पत्तियों से नहीं है। यहाँ इस कविता का संबंध है कि जैसे ही जाड़े का मौसम आता है तो जाड़े का मौसम एक मनहूस का मौसम माना जाता है और उस समय जो है इंसान जो है बिल्कुल जो है पत्ती की तरह पेड़ से गिर गिर के मरते चले जाते हैं। मतलब वो जो है समय बीतने के साथ उस समय जो है इंसानों के मरने की मृत्यु का दर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो आइए हम इसके पहले पोएट इंट्रोडक्शन को देखते हैं। वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डेन 1907 to 1973। W.H. ऑर्डन का जन्म 1907 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। उनके कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी के लिए वो W.H. ऑर्डन को 1948 ईस्वी में पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। द वॉज अ वर्सटाइल, वह एक बहुमुखी थे। वर्सटाइल का मतलब होता है जो अपने दोनों भुजाओं से लिख सके, उसी को कहा जाता है वर्सटाइल। तो W.H. ऑर्डन अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोइट, और साथ ही साथ वह विगरस पोइट थे। विगरस का मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान कवि। वर्स ड्रामाटिस्ट, साथ ही साथ वो ड्रामाटिस्ट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर एंड एडिटर, साथ ही साथ वो क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे और क्या थे, एडिटर थे। पोएट्री टू हिम वॉज अ सीरियस गेम, उनके लिए पोएट्री एक सीरियस गेम की तरह था। विच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस, जो कि किसी भी मनुष्य के सेल्फ अवेयरनेस पे डिपेंड करता था। बट इट शुड इन नो केस, परंतु किसी भी प्रकार के केस में उनकी कविताएं डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल, मतलब मनुष्य के पॉलिटिकल रीजन को अफेक्ट नहीं करता था, और रिलीजियस चॉइस, और साथ ही साथ उनकी कविताएं किसी भी प्रकार के धार्मिक संप्रदाय को वह इफेक्ट नहीं करता था। हिज अर्ली पोएम्स एग्जिबिट इन हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल अफेयर्स, उनकी प्रारंभिक कविताएं, हिज अर्ली पोएम्स मतलब कि उनकी प्रारंभिक कविताएं एग्जिबिट दिखाती है हिज इंटरेस्ट, उनकी इंटरेस्ट को इन पॉलिटिकल अफेयर्स में उनकी प्रारंभिक कविताओं को लिखा गया है। एंड आइडियाज़, और साथ ही साथ आइडियाज में। बट हिज लेटर पोएम्स, परंतु उनकी बाद की कविताएं, लेटर का मतलब होता है बाद, तो परंतु उनकी बाद की कविताएं आर ओवर्टली, जिन्होंने दिखाया क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, क्रिश्चियन के साथ साथ कुछ विशेष तरह के उनके पर्सनल टोन को भी दिखाया। एज अ टेक्नीशियन मतलब कि एक टेक्नीशियन के रूप में W.H. ऑर्डन एक्सप्लोर्ड अ वेराइटी ऑफ स्टेंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स, एक टेक्नीशियन के रूप में W.H. ऑर्डन ने स्टेंजा के वैरायटी को दिखाया, मतलब उसके मापदंडों को विख्यात किया, मतलब उसे मापा कि ये स्टेंजा क्या होता है और कैसे होता है। ही हैड अ पैशन फॉर, उनका एक पैसन था फॉर वर्ड क्वाइनिंग एंड यूजिंग आर्किक वर्ड्स, उनका एक पैसन था पुराने वर्ड्स को कलेक्ट करना और उसके बारे में समझना। आर्किक वर्ड्स का मतलब होता है पुराने वर्ड्स को समझना। विच मेक्स हिम एट टाइम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि प्रारंभ में उनके लिए समझना, उन सभी वर्ड्स को समझना आसान नहीं था। ही लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया 1939 के शुरुआती दशक में। आप इसको अगर सीधा सीधा बोलना चाहोगे
तो उन्होंने 1939 के शुरुआती दिनों में ही इंग्लैंड को छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा चूँकि वो हमेशा के लिए यूनाइटेड स्टेट में सेटल होना चाहते थे। ऑर्डेन्स वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड द अमेरिका फेज। ऑर्डेन का जो वर्क है उसे दो फेज में डिवाइड किया गया है। पहला जो फेज है उसे ब्रिटिश फेज कहा जाता है और जो दूसरा फेज है उसे अमेरिकन फेज कहा जाता है। ब्रिटिश फेज का ही दूसरा नाम इंग्लिश फेज भी है साथियों। तो पहला फेज ब्रिटिश फेज, दूसरा फेज अमेरिकन फेज। द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज, यहाँ पे ब्रिटिश फेज के बदले में क्या आ गया, इंग्लिश फेज। तो द नोटेबल वर्क्स ऑफ इंग्लिश फेज मतलब इंग्लिश फेज के अंतर्गत निम्नलिखित उनके रचनाओं को रखा गया। द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड द अनदर टाइम। साथ ही द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, अब अमेरिकन फेज के अंतर्गत इंक्लूडेड न्यू ईयर लेटर, अमेरिकन फेज में न्यू ईयर लेटर तथा फॉर द टाइमिंग द एज ऑफ एंजाइटी, जिसके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज भी दिया गया था, एंड द सील्ड ऑफ एकेल्स, द प्रेजेंट लिरिक, जो प्रेजेंट जो कविता है जिसे हमें पढ़ना है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एक्सटेंड द फ्रस्ट्रेशन इंटरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ, कि मानवीय जीवन में कितने तरह के फ्रस्ट्रेशन हैं हमें उससे अवगत कराता है। द एस्पायरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कि हमारी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो कि फुलफिल नहीं होती है। एंड द सेंस ऑफ लॉलीनेस, और साथ ही हमें अकेलेपन से लड़ने की समझ को भी बताता है। इन विच एवरी इंडिविजुअल, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो अकेले ही जिंदा रहता है और साथ ही वो अकेले ही मरता है। मतलब जब वो मरता है तो उसके साथ कोई भी मरता नहीं है और जब वो जन्म लेता है तो उसके साथ कोई दूसरा जन्म नहीं लेता है। तो साथियों आइए हम इसके फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन को अब देख लेते हैं। कविता को स्टार्ट करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कवि ऐसा कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अभी तेजी से गिर रही हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, अभी पत्तियां तेजी से गिर रही हैं और इनका असर इतना तेज है कि जो छोटे छोटे जो पौधे होंगे वो भी नहीं बचेंगे। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, और साथ ही जो नर्सेस जो फ्लावर बचे हुए हैं, जो छोटे छोटे जो पौधे बचे हुए हैं वो भी अब मर जाएंगे, वो भी जीवित नहीं रहेंगे। एंड द फार्म्स गो रोलिंग ऑन, परंतु पार्क में जो प्रेम की जो गाड़ी है वो सदा के लिए चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। इस स्टेंजा से कहने का अर्थ ये हुआ कि अभी जैसे ही ठंड का ये मनुष्य मौसम आया तो इसमें जो भी मनुष्य हैं, जो भी इंसान हैं जो कि बूढ़े हो गए हैं, वो धीरे धीरे अब मरेंगे, पत्तियों की तरह बिखरते चले जाएंगे। और जो छोटे बच्चे हैं, जो ज़्यादा बूढ़े हैं वो भी मर जाएंगे और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी इसका खतरा रहेगा। लेकिन ये जो संसारिक जो क्रम है कि आगे की बढ़ने की जो प्रक्रिया है ये रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी। विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है फुसफुस करते हुए पड़ोसी, लेफ्ट एंड राइट। फुसफुस करते हुए पड़ोसी लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं, मतलब दाएं बाएं बैठे हुए हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो कि हमें प्राकृतिक सुंदरता से क्या करते हैं, अलग करना चाहते हैं। वो फुसफुस कर रहे हैं तो हमें जो है प्राकृतिक सुंदरता को वो अनुभूति नहीं करने देना चाहते हैं, उसमें हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स, और साथ ही खुली हाथें मस्ट फ्रीज, और साथ ही खुली हाथें भी एक समय आएगा जब वो बिल्कुल जम जाएंगी। लॉलनी ऑन द सेपरेट नी, और वह ठंड के मारे सिकुड़ के हमारे नी पे आ बैठेगी, मतलब कि हमारी जो हाथें हैं वो ठंड के कारण हमारे घुटनों पे टिक जाएंगी। अब जो है कवि आगे थर्ड स्टेंजा में ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ विशेष तरह के लोग, जो हम यदि कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ विशेष तरह के लोग जो अभी ताबूतों में, लकड़ी के ताबूतों में बंधकर और शमशान घाट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में कवि इस थर्ड लाइन में बताते हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट बैक
फॉलन वुडन इन आवर ट्रैक, डेयर इन हंड्रेड अबैक, मतलब लकड़ी के ताबूत में, वुडन इन आवर ट्रैक का मतलब लकड़ी के ताबूत में अभी जो है 100 से ज़्यादा लोग लदे हुए हैं। आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव, और हमारी जो हाथें हैं वो जो स्टिफली बहुत ही तेज़ी से ऊपर की ओर उनको फटकार लगाती है। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, झूठे प्यार को दिखाने के लिए हमारी जो हाथें हैं ऊपर की ओर उठ जाती है कि ये जो प्यार है ये सब झूठा है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रोल्स रन स्कॉलिंग फॉर देयर फूड। साथ ही जो पार्क में जो डेथ के जो एजेंट हैं वो अपने भोजन के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, भूखमरी से गुजर रहे हैं। स्टॉलिंग फॉर देयर फूड, और वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे को फटकार भी लगाते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, मतलब इस मनहूस मौसम को देख के ऐसा लगता है कि जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वो बिल्कुल डम्ब हो गई है, मतलब बहरी हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और साथ ही एंगल भी अब नहीं आएगा। कोल्ड इम्पॉसिबल, ये जो स्टैंजा नंबर 4 है, इसमें कवि जो है अपने महत्वाकांक्षाओं को एक पर्वत के शिखर के लिए समर्पित करना चाहते हैं। तो वहीं वो आगे बोल रहे हैं कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कि वह देखो बर्फ से लदा हुआ, अद्वितीय, इम्पॉसिबल का मतलब उसके जैसा कोई नहीं, अहेड जो कि हमारे सामने बिल्कुल है। लिस्ट ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स का एक बहुत बड़ा टीला है। एज अ लवली हेड, और उसका जो शीर्ष है बहुत ही प्यारा है। हुज वाइट वाटरफॉल, उसमें से निकलने वाले उजले वाटरफॉल, मतलब बिल्कुल ही सफ़ेद वाटरफॉल। कुड ब्लेस, हमें उनका आशीर्वाद मिल सकता है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रिक्स, मतलब जब हम मरने की कंडीशन में होंगे, जब हम मरने जाएंगे तो हमें ये पर्वत पहाड़ जो कि बर्फ़ से बिल्कुल ढकी हुई है, हमें अपना आशीर्वाद देगी। तो साथियों, आशा करते हैं कि ये जो यहाँ तक जो हिंदी जो समरी है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इसके सभी क्वेश्चंस आंसर को कर लेते हैं। साथियों, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। यदि सेंटेंस जो है सही होता है तो उसके लिए आपको ट्रू लिखना है, मतलब टी लिख देना है, और यदि स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स होता है तो उसके लिए एफ लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1, द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट, कि पत्तियाँ अभी तेज़ी से गिर रही हैं, तो यस, तो इसके लिए ट्रू हो जाएगा। द नर्सेज स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ फ्लावर्स, मतलब नर्सेज फ्लावर जो है टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, नर्सेज जो पौधे हैं, द नर्सेज आर स्टिल देयर, कि नर्सेज वहाँ थी पत्तियों की देखभाल करने के लिए, फूलों की देखभाल करने के लिए, तो नहीं, नर्सेज फ्लावर भी मर चुके थे, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर सी, ऑल द पाम्स आर गोन टू ग्रेव, कि पार्क की जो प्रेम की जो गाड़ी थी वो भी हमेशा के लिए दब गई थी, नहीं, ये फॉल्स है, चूँकि पार्क में जो प्रेम की जो गाड़ी है वो सदा के लिए चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर डी, विस्परिंग नेबर्स, मतलब फुसफुस करते हुए पड़ोसी, डिस्टर्ब रियल डिलाइट ऑफ द एग्निंग पर्सन्स, मतलब फुसफुस करते हुए पड़ोसी हमें वास्तविक सुंदरता से डेविएट करते हैं, मतलब वो हमें वास्तविक सुंदरता में विघ्न डालते हैं, तो ये ट्रू है। द ओल्ड पर्सन्स, क्वेश्चन नंबर ई, द ओल्ड पर्सन्स फील लॉनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, द ओल्ड पर्सन्स फील, पुराने व्यक्ति महसूस करते हैं लॉनली, मतलब अकेलापन, एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, मतलब समय बढ़ने के साथ साथ वो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो ये ट्रू है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा आप जो है इनएक्टिव होते चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर एफ, डेथ फ्रीज द बॉडी, मृत्यु जो है हमारे बॉडी को जमा देता है, एंड सेपरेट अस, और साथ ही हमें वो फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल, कि और साथ ही वो हमें अपने लोगों से, मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों से अलग कर देता है, तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर जी, द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव, कि प्रेम के जो वादे हैं
हमेशा के लिए झूठे पाए जाते हैं, डिसिप्टिव मतलब वो खराब होते हैं, बेकार होते हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब साथियों क्वेश्चन नंबर एच है, स्टार्विंग एंड सफरिंग डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ। भूखमरी और पीड़ित मानवीय जीवन को कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं, संबोधित नहीं कर सकते हैं। तो भूखमरी और बीमारी या किसी भी प्रकार का दुख हमारे मानवीय जीवन को बताता है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रैवलर्स, क्वेश्चन नंबर आई, ट्रैवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन्स। मतलब ट्रैवलर्स जो भी मरने वाले जो युवक हैं, गेट वंस रिलीफ, उन्हें एक बार रिलीफ मिलता है इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, मतलब कि उन्हें माउंटेन से आशीर्वाद मिल सकता है, तो ट्रू। क्वेश्चन नंबर जे, द पाम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि पार्क में जो प्रेम की जो गाड़ी है उस सदेशा के लिए निरंतरता रूप से चलती रहेगी, तो ये भी आंसर जो है बिल्कुल ट्रू है। अब साथियों अब जो क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली टाइप का, मतलब हमें सभी क्वेश्चंस का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज, कवि के कहने का अभिप्राय क्या है जब वो कहता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, कि अभी पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। आंसर है लिप्स हेयर स्टैंड फॉर ओल्ड पीपल, यहाँ पे जो लिप्स आया है वह पुराने व्यक्तियों के लिए आया है, मतलब बूढ़े व्यक्तियों के। इट इज़ अ सिम्बॉलिकली यूज लाइक लिव, और इसे एक सिंबल के रूप में लिव के रूप में दिखाया गया है। ओल्ड पीपल टू डाई इन विंटर इन लार्ज नंबर, कि जितने भी पुराने व्यक्ति हैं वो ठंड के मौसम में काफ़ी तेज़ी से मरते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द वर्ड्स इन द सेकेंड स्टेंजा दैट सजेस्ट डेथ एंड द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑन ह्यूमन बॉडी, मतलब सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड स्टेंजा में ऐसे कौन से वर्ड्स है जो डेथ और ह्यूमन बॉडी को संबोधित करते हैं, तो उसके लिए कुछ सम वर्ड्स हैं। तो आंसर है द वर्ड्स आर एज फॉलोज, कुछ वर्ड्स नीचे दिए गए हैं। विस्परिंग नेबर्स, फुसफुस करते हुए पड़ोसी। लेफ्ट एंड राइट प्लक्स ऑफ फ्रॉम रियल डिलाइट, वह हमें हमारे दाएं बाएं बैठ के और हमें जीवन के वास्तविकता से अनुभव कराते हैं। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज ऑन सेपरेट नी, और उनकी जो हाथें हैं वो बिल्कुल जम के और नी पे, घुटने पे टिकी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव, हम किस प्रकार से अपनी लास्ट जर्नी को ग्रेव तक पूरा करते हैं। तो आंसर है वी कंप्लीट आवर लास्ट जर्नी टू द ग्रेव इन पीस, अपनी लास्ट जर्नी को मतलब अंतिम यात्रा को ग्रेव तक बिल्कुल शांति से पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू ट्रोल्स डूइंग द लीफलेस वुड, मतलब ट्रोल्स लीफलेस वुड, पत्ती रहित वृक्षों के लिए क्या करते हैं। आंसर है इन द लीफलेस वुड ट्रोल्स सर्च फॉर फूड एंग्रीली, लीफलेस वुड मतलब जिन लकड़ियों में पत्ती नहीं है उनमें ट्रोल्स जो अपने फूड के लिए एंग्री, क्रोधित होकर अपने भोजन को खोजती है। क्वेश्चन नंबर 5, हु आर द ट्रैवलर्स कौन है, एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड, और उसे किस प्रकार से आशीर्वाद मिला होगा। तो आंसर है द ओल्ड मैन एंड द वुमेन आर ट्रैवलर्स, पुराने व्यक्ति मतलब पुराने पुरुष और महिलाएं ट्रैवलर्स हैं। द वाइल्ड कोल्ड वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन से निकलने वाले कोल्ड वाटरफॉल मतलब सुंदर शीत भरा बर्फ, उन्हें हेड मतलब उसका शीर्ष, विल ब्लेस देम, उन्हें आशीर्वाद देगा। इट मीन्स डेथ ब्लेस देम, इसका मतलब यह है कि स्वयं मृत्यु जो है उन्हें अपना आशीर्वाद देगी। विच वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड्स इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम नेचर, मतलब कि फर्स्ट स्टेंजा में ऐसे कौन से वर्ड्स थे जो हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। तो आंसर है द वर्ड्स लीव्स, पत्तियाँ, कॉमा ट्रीज,
मतलब कि वृक्ष, फ्लावर्स फूल, ऑटमन पतझड़ का मौसम, विच ऑल आर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द नेचर, जो कि नेचर के सभी ऑब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु आर द विस्परिंग नेबर्स, फुसफुस करते हुए पड़ोसी कौन हैं? फुसफुस करते हुए एक दूसरे से बात करते हुए पड़ोसी कौन होते हैं? आंसर, द एजेंट्स ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स, जो डेथ के एजेंट है वही विस्परिंग नेबर्स है। दिस ओल्ड एगनिंग पीपल आर ओबेस्ड विद द थॉट्स ऑफ डेथ, और ये जो पुराने जो मनुष्य हैं ये डेथ के सोच से भरे पड़े हैं, मतलब इनकी जो जीवन है ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल, मानवीय जीवन किस प्रकार से माइजरेबल हो जाता है, मतलब दयनीय हो जाता है? आंसर है, ह्यूमन लाइफ बिकम माइजरेबल इन ओल्ड एज, मानवीय जीवन जैसे जैसे पुराना होते जाता है, मतलब बूढ़ा होते जाता है, वह माइजरेबल हो जाता है। द ओल्ड बिकम इनएक्टिव, और जो जितने भी ओल्ड मनुष्य हैं, जो पुराने मनुष्य हो जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, अपने दिनचर्या को सही से नहीं चला पाते हैं। दे आर लॉनली, वे लोग अकेले हो जाते हैं। एंड कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, और वो लोग साथ ही साथ अपनी सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, समाज से अलग हो जाते हैं। दियर स्टेट इज माइजरेबल, इसी कारण से जो उनकी अवस्था है वो काफ़ी माइजरेबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, इन वॉट वे विल द ट्रैवलर्स बी ब्लेस्ड, किस प्रकार से ट्रैवलर्स को आशीर्वाद मिलता होगा? तो आंसर, डेथ विल बी ब्लेसिंग फॉर द ट्रैवलर्स, इट विल रेस्क्यू देम फ्रॉम देयर प्लाइट, मतलब एक मृत्यु ही होगा जो उन्हें आशीर्वाद दे सकेगा, जो कि उनके प्लाइट से, मतलब दुखों से रेस्क्यू करेगा। डेथ विल लिबरेट देम फ्रॉम माइजरीज, और डेथ जो है उन्हें विभिन्न प्रकार के दुखों से निवारण करेगा। अब साथियों, अब हम इसके समरी को कर लेते हैं। नाउ द समरी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ ब्यूटीफुल नेचर पोएम, अभी पत्तियाँ तेजी से गिर रही हैं एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक कविता है। विच इज रिटन बाई W.H. ऑडेन, जिसे W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। इट डील्स विद द ऑटोमन सीजन, यह इस कविता में ऑटोमन पतझड़ के मौसम को दिखाया गया है। इन दिस सीजन द लीव्स लेफ्ट इट्स ब्रांचेज, इसी मौसम में जो पत्तियां हैं अपनी शाखाओं को छोड़ देती है, मतलब पेड़ जो है नग्न अवस्था में हो जाता है। द ट्री कवर्ड विथ स्नो, और जो पेड़ है वो बिल्कुल जो है बर्फ से लद जाते हैं, मतलब धुंध से घिर जाते हैं। विच वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दिस साइट हैज़ बिकम लवली, यह साइट बहुत ही प्यारा होता है। इन दिस सीजन द बर्ड्स स्टॉप देयर सिंगिंग, और इस सीजन में जो है बर्ड्स है ठंड को देखते हुए अपनी आवाज़ों को गुनगुनाना भूल जाती है, मतलब वो गाना नहीं गा पाती है ठंड के बढ़ते मौसम के कारण। साथियों, अगर आपको किसी भी क्लास की हमारी PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। आशा करते हैं अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारी जो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।